सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वन। आज एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूँगा मोमेंटम पे। मैंने आपसे पहला वीडियो आया था, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वर्कशीट के थ्रू ग्रेजुअल लर्निंग। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न ग्रेजुअली एनी टॉपिक, starting from the very basic level, the very basic concepts, the very basic terms, and can integrate your learning to learn advanced version of the topic. So let's begin with the worksheet. So here the topic is linear momentum. So the first question is vector P is. So momentum is denoted by vector P, and it's a measure of the amount of motion which a body possesses. So we can say that larger the momentum, larger will be the motion content in the body, or in a way, larger force will required to reduce that motion or to bring that body from motion to rest. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक सड़क है, उसमें 3 कार हैं, एक का स्पीड 10 है, एक का 20 है, एक का 30 है। तो अपने आपसे पूछें आपको अगर इन तीनों कारों को रोकना है तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस केस में आपको लगेगा? अगर ड्यूरेशन सेम है, सो यू कैन सी कि 30 वाले को रोकने में सबसे ज़्यादा केस लगेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट द मोमेंटम विद द फिजिकल इवेंट्स। एक केस और ले लीजिए। मान लीजिए 3 अलग अलग व्हीकल्स हैं, तीनों का स्पीड सेम कर दीजिए, लेकिन एक का मास है मान लीजिए 10 kg, एक का है 50 kg, एक का है 100 kg। आप ऐसे सोचिए एक साइकिल है, एक बाइक है और एक कार है, स्पीड तीनों का सेम है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। तीनों को रोकना है तो सबसे ज़्यादा फोर्स किसमें लगेगा? तो ऑब्वियसली जिसका मास सबसे ज़्यादा है उसको रोकने में सबसे ज़्यादा फोर्स आपको लगेगा। सो लिनियर मोमेंटम इज रिलेटेड टू बोथ मास एंड द वेलोसिटी, और ये कह सकते हैं इट्स ए मेजर ऑफ द मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, और इन अ वे लार्जर द मोमेंटम, larger force will be required to stop that in a given interval of time. This is how you can visualize, how you can relate it to the daily life. So let's begin with the scientific perspectives here. So the first question is, what is linear momentum? So mathematically linear momentum is basically a vector quantity. The first thing, it is a vector quantity, and it is parallel to velocity. वेलोसिटी के पैरेलल होता है, तो जहाँ पे वेलोसिटी होगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बॉडी का लीनियर मोमेंटम होगा। तो मान लीजिए कोई ब्लॉक है, वो एक्स एक्सिस पे लोग मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, तो उसका जो मोमेंटम है वो एक्स एक्सिस में होगा। वाई एक्सिस में होता तो वाई एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस में होता तो जेड एक्सिस में होगा, किसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उस लाइन में होगा, किसी वेक्टर के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसके यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग आपके मोमेंटम का डायरेक्शन। So that is momentum is a vector quantity which is along the direction of velocity of a body. अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये तो हमने क्वालिटेटिव डिस्कशन किया दैट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर क्वांटिटेटिव डिस्कशन करेंगे तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है और इसका अगर मास m है, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। आ जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो मैंने अभी डिस्कस किया कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल 0 आ जाएगा। उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल अगर 0 है तो हमें पता है पीवी क्रॉस वी अगर करेंगे तो पीवी साइन थीटा इनटू एंगल आएगा, और अगर थीटा 0 है तो हम कह सकते हैं साइन थीटा 0 होगा, इसीलिए आपका पी क्रॉस पी भी 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी डॉट वी। तो पी डॉट वी को लिख सकते हैं पी वी कॉस थीटा, ए डॉट बी वाले फंडे से थीटा 0 है यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा पी इंटू वी। पी एम वी के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, तो ये आपका एम वी स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसको हमने काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट कर दिया। अगला क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो आप मैग्नीट्यूड निकालना है तो मास इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा, और हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, इंस्टेंटेनियस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफ बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड मास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं v कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा आपका स्ट्रेट लाइन है, सो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। और इसमें अगर ये स्लोप एंगल थीटा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो tan थीटा होगा, तो यहाँ से tan थीटा को हम परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं। तो इस पे कोई पॉइंट होगा, तो ये मान लीजिए कुछ p है और यहाँ पे पॉइंट है ये m है, तो परपेंडिकुलर p और बेस m होंगे, तो tan थीटा इज p by m। p को हम लिख सकते हैं b by m, सो दिस इज इक्वल टू द स्पीड। तो हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि pm ग्राफ का जो स्लोप एंगल होगा या जो स्लोप होगा वो स्पीड के इक्वल होता है। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं,
इस क्वेश्चन में हमें 3 डिफरेंट ग्राफ दिए हुए हैं। ऑब्वियसली तीनों का स्पीड हमने कांस्टेंट माना है अलग अलग, तो स्पीड इज कांस्टेंट ओवर हियर एंड वी गेट द 3 ग्राफ्स। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थीटा 3 जो है इट इज ग्रेटर देन थीटा 2 व्हिच इज ग्रेटर देन थीटा 1। इसका मतलब है कि tan थीटा 3 जो है वो tan थीटा 2 से बड़ा होगा और tan थीटा 2 आपका tan थीटा 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब b3 विल बी ग्रेटर देन b2 ग्रेटर देन b1। तो यहाँ से हम एनालिसिस निकाल सकते हैं कि थर्ड ग्राफ के करस्पॉन्डिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकंड, देन फर्स्ट। तो अगर 3 डिफरेंट बॉडीज का ग्राफ आपको दिया हुआ है तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा, स्लो एंगल ज़्यादा होगा, उसका स्पीड ज़्यादा होगा, फास्ट मूव कर रहा है। नेक्स्ट एक एनालिसिस देखेंगे, अगर मास को कांस्टेंट माने तो p और v की एनालिसिस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं dt इज प्रोपोर्शनल टू v। तो अगेन हम कह सकते हैं कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा और ये एंगल आप मान लीजिए थीटा। तो यूजिंग द सेम कांसेप्ट वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू p बाय v होगा। p जो है वो mv के इक्वल होगा, तो mv बाय v दैट इज इट इज इक्वल टू m। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो स्लोप एंगल है या जो स्लोप है वो मास के इक्वल होगा। ये एनालिसिस हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट ग्राफ में। मान लीजिए आपको पीवी ग्राफ दिया हुआ है, 3 डिफरेंट बॉडीज का एंगल्स दिए हुए हैं, तो हम देख सकते हैं कि थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan थीटा 3 tan थीटा 2 से बड़ा होगा, जो कि tan थीटा 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब मास कोरस्पोंडिंग टू थर्ड बॉडी विल बी ग्रेटर देन सेकंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट। तो इस ग्राफ के एनालिसिस से हम कह सकते हैं कि थर्ड ग्राफ के कोरस्पोंडिंग मास सबसे ज़्यादा होगा, मतलब थर्ड वाला हेवीएस्ट होगा और 1 वाला लाइटेस्ट होगा। दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज दीस थिंग्स यूजिंग द ग्राफ्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे कि आपको एक वेलोसिटी दिया हुआ है 2y + 3j - 4 के मास दिया हुआ है 10 kg, आपको मोमेंटम फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मास से वेलोसिटी का करेंगे। मास आपका 10 है, वेलोसिटी 2y + 3j - 4k है। तो इसको आप लिखेंगे आएगा आपका 20i + 30j - 40k ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा आपका 20² + 30² + 40²। इसको आप सोल्व करेंगे, ये होगा √400 + 900 + 1600, तो ये √2900, तो 10√29 के आसपास आ जाएगा। √29 आपका 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 54 के आसपास इसका भी यहाँ से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका ½ mv²। तो यहाँ से आप मास का वैल्यू रख दीजिए 10 और स्पीड यहाँ से इसका वैल्यू v² का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं आप 2², 3², 4²। तो यहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्पीड पूछा, तो स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो √2² + 3² + 4², यहाँ से आपका स्पीड आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 ये 9 ये 16, तो √29 5.4 के आसपास यहाँ से आपका स्पीड आ जाएगा। अगर आप p²/2 कैलकुलेट करें तो यहाँ से आप वैल्यू डालेंगे, तो p यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया √29 p² 29 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस और मास 10 है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे 290/2 आ जाएगा विच इज 145। और आप अगर इसको चेक करेंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा। वहाँ से कॉन्सेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी p²/2 के इक्वल होती है। सो दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव डेवलप्ड यूजिंग दिस। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल फिजिक्स वर्कशीट, जिसमें आपने देखा कि एक सिंगल वर्कशीट में आई थिंक इसमें 10 मिनट का वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उस वीडियो में हमने लगभग 15 क्वेश्चन कवर किए, जिसमें मोमेंटम का बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी वेक्टर एनालिसिस, इसका वैल्यू, ग्राफिकल एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कैलकुलेट की। तो ऐसे ही 3-4 वर्कशीट्स में मोमेंटम से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें हम कवर करेंगे, और धीरे धीरे जब आप इसको सीख लेंगे, पहला वर्कशीट आपने किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेवल 1 के वर्कशीट हो गए, फिर इन सबको इंटीग्रेट करके बड़े लेवल के क्वेश्चन लेवल 2 के, फिर लेवल 3। सो दिस इज द मेथड ऑफ ग्रेजुअल लर्निंग व्हिच आई एक्सप्लेन टू यू। सो द कॉन्सेप्ट इज ऑप्टिमल फिजिक्स इज an optimization tool. It's just like a mechanism to fill the gap between how you are preparing and how you can crack the exam. So it's just like a bridge that connects you to the path of cracking competitive exams like JEE. So just use it, and if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you, and have a nice day.